मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं माइंड मैप का अगला एपिसोड लेके। तो मेन जो बातें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है सवाल सॉल्व करते समय, वो सारी मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो आप बहुत शिद्दत और बहुत ईमानदारी से इसको देखेंगे और समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 13th तक के बच्चे, ड्रॉपर बच्चे भी इसमें कभी कभी गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छे से समझ लीजिए। जिनको आता है वो तो बहुत बढ़िया बात है, पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जिनको ये ठीक से नहीं आता है, जिस वजह से वो प्लस माइनस की गलती करते रहते हैं या साइन कॉज में गलती करते रहते हैं, इस गलती से छुटकारा ही नहीं मिल पाता है। मैं केवल उन चीज़ों पर बात कर रहा हूं जो बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना फिजिक्स में काम नहीं चल सकता है। रोज रिवाइज करें, है ना। रोज रिवाइज करेंगे तो ही याद हो पाएंगे। जब तक ये याद नहीं होंगे सवाल नहीं बन पाएंगे। बाबा हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं माइंड मैप का अगला एपिसोड लेके। तो भाई इस सीरीज को जो तुम लोग प्यार दे रहे हो और जो तुम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो और जो कमेंट कर रहे हो प्यारे प्यारे, उनको पढ़कर, उनको देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है, गद गद हो गया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही हाथों तक, सही बच्चों तक पहुंच रही है। तो बहुत 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 दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू वेरी मच कि हमारे जो एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेल्स और कमेंट्स और दुनिया भर की चीजें, और फिजिकली भी बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। तो जो है वो जो है बता रहे हैं कि कितना ज्यादा अच्छा और कितना ज्यादा बेनिफिट इस सीरीज के थ्रू पहुंच रहा है। क्योंकि रिवीजन करने के लिए ये जो सीरीज है ये एक एक्सीलेंट टूल है। क्विक रिकैप करने के लिए ये सीरीज एक एक्सीलेंट टूल है। आसानी से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए ये सीरीज एक एक्सीलेंट टूल है। और बहुत 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 बढ़िया रैंक तक पहुंचने के लिए भी ये सीरीज एक एक्सीलेंट टूल है। तो इसका जरूर से फायदा और जरूर से सुविधा आप उठाएं, जो कि आप उठा भी रहे हैं और इसी प्रकार से भविष्य में भी करें। तो भाई हम आज किस चीज पर बात करने वाले हैं? हम आज मैथमेटिकल टूल्स का माइंड मैप आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स पर बात होगी। दैट मींस फिजिक्स में जितने भी मैथ्स के फंडे लगते हैं उन सभी मैथ्स के फंडों पर एक साथ वन शॉट में बात होगी। एक साथ वन शॉट में बात होगी। हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि फिजिक्स को अगर अच्छा करना हो तो मैथ्स तो आनी ही चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा धुआंधार मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए। तो मैं मनीष शर्मा आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं आज के इस धमाकेदार एपिसोड में, आज के इस धुआंधार एपिसोड में, जिसमें मैथ्स अगर आपकी परेशानी है तो एक बात की गारंटी है कि इस एपिसोड के बाद वो आपकी परेशानी नहीं रह जाएगी। इनफैक्ट वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। तो मेन जो बातें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जिन चीजों का ध्यान रखना होता है सवाल सॉल्व करते समय, वो सारी मैं यहां कवर करने वाला हूं। तो आप बहुत शिद्दत और बहुत ईमानदारी से इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है भाई साहब, वादा करें मुझसे कि जैसे और बाकी सभी एपिसोड्स का आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही इस एपिसोड का भी आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक एक एपिसोड हीरे मोती जैसा है, इसको संभाल कर रखना है और इसका खूब खूब बेहतर 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 इस्तेमाल करना है ना भाई। वो होंगे कोई और जिनको अपनी किस्मत पर रोना आता है। हमको तो अपने हाथों से अपनी मुकद्दर, अपनी तकदीर लिखना आता है। वो होंगे कोई और जिनको अपनी किस्मत पर रोना आता है। हमको अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखना आता है। तो हम अपनी मेहनत और अपने जुनून से अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख कर रहेंगे। ठीक है भाई। तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सभी बच्चे जो 11th में हैं, जो 12th में हैं, जो 13th में हैं और जो जेई या नीट में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इवन जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो 11th और 12th में हैं, उनमें से सभी लोग इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। खासकर 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए और ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि 11th में जब बच्चा नया नया आता है तो उसको पूरा मैथ्स, जो 11th 12th का जो मैथ्स है वो एक साथ सिखाना पड़ता है, क्योंकि तभी वो फिजिक्स में आगे बढ़ पाएगा। तो ऑब्वियसली वो एक साथ सारी चीजों पर बात करना और उसको कॉम्प्रिहेंड करना और फिर उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हेंस वो कच्चा पक्का रहता है। खासकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें तो वो कच्चा पक्का रहता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जैसे ही फिजिक्स में हम पहले ही टॉपिक में घुसते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहीं से ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दैट मींस कैलकुलस का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो एक झटका लगता है, दिल में एक झटका लगता है। जो 10वीं से 11वीं में आता है बच्चा, उसको झटका लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है ना। तो वो सब समस्याओं को हम आज दूर कर देंगे। तो मैथ्स में, पूरे मैथ्स में, ओवरऑल मैथ्स में जो चीजें हैं वो सब मैं एक एक करके तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखूंगा, जैसे कि पिछले एपिसोड में भी रखा था। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको बहुत प्यार से इस लेक्चर
लेक्चर को देखना है, ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो इस पीपीटी में जो भी कंटेंट है वो सब आपके पास आ जाएगा। आप लेक्चर के बाद आराम से लेक्चर नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर के बाद आराम से बना दीजिए लेक्चर नोट्स, कोई जल्दबाजी हमको नहीं है। और फिर हम इस सारी चीजों को खत्म करने के बाद एंड में ये भी देखेंगे कि किस तरह के सवाल, किस तरह की चीजें हमसे इससे संबंधित पूछी जाती हैं। थोड़े से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जैसा वादा किया। तो बिना समय वेस्ट करे लेट अस बिगिन द स्टोरी, जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो एक बार फिर से मैं मनीष शर्मा आपका बहुत 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 दिल से स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, जिसमें मैथमेटिकल टूल्स पर पूरी चर्चा, वन शॉट चर्चा मैथमेटिकल टूल्स पर होने वाली है। तो शुरू किया जाए। तो भाई मैंने पूरे मैथमेटिक्स को 5 हिस्सों में तोड़ लिया है, 5 पार्ट्स में तोड़ लिया, और मैं एक एक करके उन 5 हिस्सों में जाने वाला हूं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल है, पर काफी ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट पहले से जानते हैं। खासकर मैं 11th वाले बच्चों को ध्यान में रखकर आज बात कर रहा हूं, क्योंकि 12th और 13th वाले बच्चों के लिए तो फिर भी ये ईजी है। 11th वाले बच्चों को ये एकदम हार्ड नट जैसा है, काफी मुश्किल लगता है। तो हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि मेरे 11वीं के जो बच्चे हैं, है ना, जो मेरे फाइटर्स हैं, जो अर्जुना वाले बच्चे हैं और जो 11th वाले बच्चे हैं, उन तक ये चीज अच्छे से पहुंच जाए। बाकी सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और नीट वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको अच्छे से देखें और समझें, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट, फंक्शंस, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये 5 चीजें हैं मैथ्स की जो हमें जरूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक एक करके सबको देखेंगे और चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया है, मैं हमेशा ही बिल्कुल बेसिक जीरो से चलूंगा, तो आज भी जीरो से चलूंगा। और जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं पीपीटी में ऑलरेडी लेकर आया हूं, सो दैट आप तक सीधे सीधे सब चीजें पहुंच जाएं। तो चलो लेट्स बिगिन द स्टोरी, लेट्स बिगिन द स्टोरी। देख रहे हो कितना बच्चा खुश हो रहा है, तुम्हारे जैसा बच्चा है, खुश हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल शुरू होता है कहां से? एंगल से शुरू होता है। ट्रिग्नोमेट्री की सारी कहानी एंगल की कहानी है। एंगल क्या भला है, एंगल की डेफिनेशन क्या है? तो ये अगर कोई आर्क है और जिस सर्किल का ये आर्क है, उस सर्किल का अगर सेंटर इस जगह पर है, तो ये आर्क सर्किल के सेंटर पर अगर कोई थीटा एंगल बना रहा है रेडियंस में, थीटा एंगल बना रहा है रेडियंस में, देन थीटा, एंगल थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट थीटा को रेडियंस में मेजर करती है। ये डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट थीटा को रेडियंस में मेजर करती है। ये बात कभी भूलना नहीं है, ये बात कभी नहीं भूलना है ना। ये जो डेफिनेशन है एंगल की, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, इसमें जो एंगल थीटा है वो रेडियंस में है, रेडियंस में है, रेडियंस में है। ठीक, 10th तक हम डिग्रीज वगैरह की बात करते हैं, स्कूल वगैरह में डिग्रीज की बात करते हैं, पर हेंसफोर्थ हम रेडियंस की बात करेंगे। ठीक, एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम, बस नाम है और नाम पता होना चाहिए भाई, मेंस का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लेता है। इसमें ऑब्वियसली हम एंगल को डिग्रीज में नापते हैं। ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम से आप कंफर्टेबल हैं, जिस सिस्टम के थ्रू आप होकर आए हैं। और दूसरा सिस्टम है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। इस सर्कुलर सिस्टम में यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम एंगल को किस में मेजर कर रहे हैं, किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, रेडियंस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। वी आर मेजरिंग द एंगल इन रेडियंस यूनिट, है ना भाई। डिग्रीज और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्रीज होता है, या पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, इसको दिमाग में बिठा लेंगे तो काम चल जाएगा। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना। और अब यूनिटरी मेथड जो स्कूल में पढ़ा हुआ मेथड है, उसका इस्तेमाल करके हम डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में बड़े ही मजे से कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है तो एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्रीज होंगे, एक रेडियन में 180 बाय पाई होंगे। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं मैं तो वो 57.3 के आसपास आ जाती है। ये मस्ट टू बी रिमेंबर्ड डेटा है ना। तो एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? 57.3 डिग्रीज होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और वैसे 180 डिवाइडेड बाय पाई। हेंस अगर मुझे कभी भी रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और इसी मल्टीप्लिकेशन से हमने जो हमारी स्टैंडर्ड एंगल हैं, उन स्टैंडर्ड एंगल्स को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें, जैसे 0 डिग्रीज, है ना, जैसे 30 डिग्रीज, जैसे 45 डिग्रीज, है ना, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें, इनको रेडियंस में कन्वर्ट करें, तो 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 0 ही रहेगा, 0 रेडियन ही रहेगा, 0 रेडियन, है ना। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे
30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 30 इंटू पाई बाय 180 में लिख के एक एग्जाम्पल लिख के बता दे रहा हूं सो दैट तुम अच्छे से समझ जाओ कि कैसे करना होता है। 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 आ जाएगा। हेंस कितना आ गया भाई साहब? पाई बाय 6 आ गया। तो ये आ गया पाई बाय 6। दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, हो भी गया होगा वैसे। 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन होता है ना। सिमिलरली 45 डिग्री कितना? पाई बाय 4 रेडियंस में। 60 डिग्री कितना? पाई बाय 3। और 90 डिग्री कितना? पाई बाय 2। एट लीस्ट इतनी बातें हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए कम से कम, है ना। इसके ऊपर भी पता हो तो बहुत खुशी की बात होगी, पर कम से कम एटलीस्ट ये तो हमें पता होनी चाहिए। मतलब इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें पता है कि 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 होता है रेडियंस में, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, है ना। 90 डिग्री हमें पता है पाई बाय 2 रेडियंस होता है, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, है ना। इतने ज्यादा कॉमन है कि अपने आप ही हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे और हमें याद हो जाएंगे। चलो जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, जैसे कि तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो क्या बाकी दोनों एंगल्स का सम टोटल 90 बनेगा? दैट मींस दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल बनेंगे। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? जो 90 से छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, जैसा कि हम देख रहे हैं, इस एंगल को, ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। जो सबसे बड़ी वाली, सबसे लंबी वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री तो आंखों से ही दिखाई दे जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, पहचान में आ जाएगा। पर परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ये बात में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है। तो ध्यान से सुने, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस लिखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस को समझना है तो बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज और जो दूसरी साइड है उसके बीच जो एंगल बन रहा है ना, तो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनता है। आप ऐसे समझ लीजिए, एंगल हमेशा ही बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनता है। हेंस इस थीटा के लिए ये बेस हो गया और वो परपेंडिकुलर हो गया। वहीं अगर मैंने इस एंगल की नहीं उस एंगल की बात की होती, देखो इस डायग्राम में देखो, मैंने अगर इस एंगल की बात ना करके इस एंगल की बात करता, मान लेते इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता, समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। अगर मैं इसको अल्फा बोल देता तो बेटा हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करने में तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी वाली साइड है। पर बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करने में परेशानी आपको हो सकती है। इस अल्फा के लिए ये बेस है, ये नहीं, ये परपेंडिकुलर है। मतलब बेस जरूरी नहीं कि ट्राइंगल का बेस हो। यहां तो है ट्राइंगल का बेस, यहां थोड़ी है ट्राइंगल का बेस, है ना। तो बेस शब्द से हमें ऐसा लगता है कि ट्राइंगल का बेस है, जरूरी नहीं है, एंगल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जो एंगल है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच होगा, ये बात दिमाग में सेट कर लो। एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच होगा। हाइपोटेन्यूज तो आइडेंटिफाई कर ही ली, है ना। अब कौन सा एंगल है? ये एंगल है तो ये बेस हो गया, ये एंगल है तो ये बेस हो गया, सिंपल, बात खत्म हो गई। तीसरी साइड अपने आप ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 13th तक के बच्चे, ड्रॉपर बच्चे भी इसमें कभी कभी गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा जी, अब हम एंगल, परपेंडिकुलर, बेस वगैरह समझ गए, तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम है जो इसमें लगती है ना। और वो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है? वो कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सबको आता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम ऐसे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको टी रेशियोज भी कहते हैं, डिफाइन करते हैं। ये भी सब बच्चे जानते हैं, ये भी सब बच्चे समझते हैं और जानते हैं। साइन थीटा, जो भी एंगल तुम्हारा है थीटा, है ना, साइन थीटा हमेशा ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान रखना। कॉस थीटा हमेशा ही है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा हमेशा ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, जिसको अपन पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल से भी याद रख सकते हैं। ऊपर के लोग तीनों लिख लिए, ऊपर के लोग, तीनों लिख लिए, नीचे के लोग याद करने के लिए, इजी रिमेंबरिंग के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। अब पहला P बाय एच साइन थीटा हो गया, दूसरा B बाय एच कॉस थीटा हो गया, तीसरा P बाय बी टेन थीटा हो गया। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी 10th से 11th में गए हैं, या हो सकता है नीट के कुछ बच्चों को ये काम आ जाए, तो ये याद करने के लिए है, इन तीनों को याद करने के लिए ये ट्रिक है इसकी,
ठीक, फिर साइन का रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, दैट मींस 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे। तो कोसेक थीटा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा है 1 बाय साइन थीटा, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का इनवर्स, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा विच इज 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा विच इज 1 बाय टेन थीटा विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मुश्किल चीज नहीं है, सबको आता है, ये डेफिनेशन सबको आती है, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, कोई भी कष्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वो भी यहीं पर समझ लो, बहुत ज्यादा कॉमनली आता है, बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है। एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है 3 4 5 का। मैं अगर वो पाइथागोरस जो अभी मैंने उधर थ्योरम लिखी है, उस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर मैं परपेंडिकुलर या बेस किसी में से भी एक को 3 कर दूं, दूसरे को 4 कर दूं, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। तो देखो दिस इज 5, मान लेते हैं दिस इज 3, और मान लेते हैं दिस इज 4। आपको समझ में आना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है जो 5 3 4 साइड का है, ये स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है। और केवल इत्तेफाक होता है ना जिंदगी में कभी, जैसे अभी हम और तुम मिल गए, ये एक इत्तेफाक है। ऐसे ही केवल और केवल इत्तेफाक से ये 5 और 3 वाली साइड के बीच जो एंगल है ये 53 डिग्री होता है, इत्तेफाक से 53 डिग्री होता है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये इत्तेफाकन है, ये 90 है ही सही। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्रीज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, 37 प्लस 53 90 आना चाहिए। समझ गए? तो 53 और 37 डिग्री भी इस वजह से हमारे स्टैंडर्ड एंगल हो जाते हैं, और इनके टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें आने चाहिए, जो डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए 3 4 5 वाला, और 5 और 3 के बीच एंगल 53 है, दूसरा एंगल 37 है। अब जो चाहो वो निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे cos 37 डिग्री चाहिए, तो समझना बेटा 37 के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, cos 37 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5। समझ में आनी चाहिए बात। मान लेते हैं कि मुझे tan 53 डिग्री निकालना है, tan 53 डिग्री निकालना है, तो इस 53 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, अभी समझाया था ना मैंने। तो tan 53 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, tan 53 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। इन वैल्यूज को नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, बस ये राइट एंगल ट्राइंगल अच्छे से अगर बनाना आता हो तो ये वैल्यूज तुम खुद फटाफट विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो, तो नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा है। तो हमारे टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां गलती करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, यहां गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक, एक और बात, जैसा कि मैंने अभी ये 3 4 5 का राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, अगर मैं तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, है ना? सही बात है। क्या 10 8 और 6 में भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि कट जाएगा ना, ध्यान से देखोगे तो ये भी 2 टाइम्स हो, ये भी 2 टाइम्स हो, ये भी 2 टाइम्स, कट गए सब आपस में, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी? दैट मींस क्या फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और जब हम साइड रेशियोज निकालेंगे तो क्या साइड रेशियोज में वो जो 2 है वो कट जाएगा? दैट मींस एंगल यही बनेंगे, एंगल यही बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जैसा 3 4 5 है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये 53 और ये 37 है, ऐसा ही और भी तुम चाहो तो ट्राइंगल बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बड़ी मजेदार सी बात है, इसको कर दें अगर 10, इसको कर दें अगर 6, और इसको कर दें अगर 8, तो भी ये एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल ही बना, और ये वाला एंगल अभी भी 53 डिग्री ही रहा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे खेल जाता है ना? अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से भी कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, और वो हो जाएगा 12, है ना? फिर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट या एक पाइथागोरस थ्योरम तीनों में लग जाएगी, एंगल यही रहेंगे 53 37। तो बड़ी यूजफुल सी चीज है। इस बेसिक ट्राइंगल को अगर दिमाग में रखोगे तो फिर इसके 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स वगैरह वगैरह मल्टीपल्स में भी यही बात लागू हो जाएगी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। इंटरेस्टिंग चीज है। उम्मीद कर रहा हूं कि सब बातें आप समझ के, बढ़िया तरीके से समझ के, बढ़िया डायरी में, अपनी सिलेक्शन डायरी में नोट करेंगे। लास्ट एपिसोड में बताया था सिलेक्शन डायरी की इंपॉर्टेंस, सब चीजें सिलेक्शन डायरी में जाएंगी। ठीक, फिर कुछ आइडेंटिटीज हैं जो तुम अच्छे से जानते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सबको आता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब 1 को कभी भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, वेरी वेरी यूजफुल आइडेंटिटी, वेरी यूजफुल आइडेंटिटी। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ भी बहुत आसान है, इनकी साइन थीटा की परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की बेस अपन हाइपोटेन्यूस रख दो, प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। हेंस ये आइडेंटिटीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए मुझे, बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए, अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं मैं इनको नहीं याद रखना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खुले हाथ से फिजिक्स में इनका इस्तेमाल होता है ना, बहुत खुले हाथ से इनका इस्तेमाल होता है। ठीक, फिर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी साइन कॉस और टेन वैल्यूज तुम्हें याद है, मैं केवल लिख लाया हूं, है ना। साइन 0 साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 37 अभी पीछे समझा था, फिर साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 53 डिग्री 4/5 और साइन 60 डिग्री √3/2 और 1। ठीक, करेक्ट है ऐसा। तो बस ये याद करने के लिए है, वैसे तो याद है तुम्हें, है ना। 0, 30, 45, 60, 90 तो पहले से याद है, और 37, 53 मैंने अभी अभी बता दिया याद करने का तरीका। तो बस मुद्दा ये है कि सब एंगल्स के वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। चलिए जी, तो अब हमने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, हमने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, हमने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम एक और नई बात को समझेंगे भाई, जो एंगल होता है हमारा, जो एंगल होता है थीटा, उस एंगल को, ये जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम इस तरीके से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं एंगल को? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं, है ना, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा कुछ, ये पहला क्वाड्रेंट है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एंगल कैसे मेजर होगा? ऐसे मेजर होगा, समझ रहे हो। या दूसरा तरीका हो सकता है उस एंगल को मेजर करने का, तो ऐसे मेजर कर सकते हो। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, ठीक है। हेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है उसको लिखने का जो तरीका है, या तो मैं सीधे सीधे थीटा लिख सकता हूं, अगर थीटा एक्यूट है तो थीटा लिख सकता हूं, या इसको 360 बोले तो 2 पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि घूम कर आ जाएंगे तो 360 बनेगा। और एंगल काफी बड़े भी हो सकते हैं, मैं 1000 डिग्री 1000 डिग्री के एंगल की बात भी कर सकता हूँ, 1200 डिग्री के एंगल की बात भी कर सकता हूँ, गोल गोल घूमना होता है, छोटे क्लास में सीखा है हमने, ठीक, करेक्ट है। तो इस एंगल को अगर रेफर करना है तो इसको थीटा या 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, थीटा या 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ना, समझ रहे हो। और अगर अगर ये इसको अगर थीटा बोल दें तो इस एंगल को फिर हम 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का जो तरीका है, वो तरीका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने का तरीका है या तो थीटा या 2 पाई प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। ये तीनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, देखो और समझो। ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये तो तुम्हें आता है ना समझ में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसको लिखने का तरीका है, यहां से लिखते हैं अगर, तो या तो तुम उसको पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, या तुम उसको पाई/2 प्लस थीटा लिख सकते हो। यहां से लिखते हो तो पाई/2 प्लस थीटा, यहां से लिखते हो तो पाई माइनस थीटा। ध्यान रखना है थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एंगल लिखना चाहो तो या तो पाई प्लस थीटा लिख सकते हो, पाई प्लस थीटा लिख सकते हो, या ये 3 पाई/2 है, 3 पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो या तो हम उसको माइनस थीटा लिख सकते हैं, या 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या 3 पाई/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस थीटा लिख सकते हैं, या 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या 3 पाई/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट में एंगल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो साइन, कॉस और टेन जो फंक्शंस हैं, है ना, उनके जो ग्राफ आते हैं उनके अकॉर्डेंस में डिफरेंट क्वाड्रेंट में वो डिफरेंट साइन लेते हैं, जिसको ASTC से याद रखा जाता है। ASTC जो रूल है उससे याद रखा जाता है, ऑल साइन टेन कॉस, ये रूल है, इससे याद रखा जाता है ऑल साइन टेन कॉस, जो तुमको अच्छे से आता है, छोटी क्लास में सिखाया भी हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव है। ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, कैसे भी इसको याद कर लो,
समझ रहे हो मेरी बात? कैसे भी इसको याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक, समझ में आ जाती है। तो चारों क्वाड्रेंट में एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो हमने यहां पर अच्छे से देखा और समझा, कैसे चारों क्वाड्रेंट में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे ऑल साइन टेन कॉस की मदद से हम समझ लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। एक बात हो गई। अब दूसरी बात को सुनो, दूसरी बात को समझो। जब भी पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा आएगा, है ना, जैसे जब भी पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा आएगा, जब भी ऐसा होगा तो फंक्शंस एक से दूसरे में बदल जाते हैं। कैसे एक से दूसरे में बदल जाते हैं? मतलब साइन का जो फंक्शन है वो कॉस में बदल जाता है, कॉस का जो फंक्शन है वो साइन में बदल जाता है ना, टेन का जो फंक्शन है वो कॉट में बदल जाता है और कॉट का जो फंक्शन है वो टेन में बदल जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो क्या अपने दिमाग में बैठाना है कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा अगर लिखा हो तो फंक्शन बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, जिनको आता है वो तो बहुत बढ़िया बात है, पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये ठीक से नहीं आता है, जिस वजह से वो प्लस माइनस की गलती करते रहते हैं या साइन कॉस में गलती करते रहते हैं। इस गलती से छुटकारा ही नहीं मिल पाता है। तो आइए इसको हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दें। मान लेते हैं हम अगर लिखें साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया है एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस या माइनस? प्लस। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि आंसर प्लस आएगा। साइन आंसर का डिसाइड हो गया क्वाड्रेंट से, ठीक है, प्लस आएगा। दूसरी चीज, चूंकि पाई बाय 2 आ गया है और अभी अभी मैंने बताया कि पाई बाय 2 पर साइन कॉस में बदल जाता है, हेंस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज प्लस का कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा। दो बातें समझने की है, प्लस क्यों आया है और कॉस क्यों आया है। प्लस क्यों आया है? प्लस क्वाड्रेंट से डिसाइड हो रहा है और कॉस इस पाई बाय 2 की वजह से डिसाइड हो रहा है। वहीं समझना, अगर कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा होता, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा होता, तो चूंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, हेंस एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि माइनस का साइन आएगा। और दूसरी बात, चूंकि पाई बाय 2 आ रहा है और पाई बाय 2 आने पर साइन कॉस, कॉस साइन में बदल जाता है, हेंस कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्या दोनों बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। तो भाई पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के प्लस माइनस में जब एंगल लिखे होते हैं तो फंक्शंस बदल जाते हैं। पाई और 2 पाई से प्लस माइनस में जब एंगल्स लिखे होते हैं तो फंक्शंस नहीं बदलते हैं। साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, तो उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आती है बात हमें, है ना? पाई प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में अगर लिखा हो तो फंक्शन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। पाई प्लस माइनस थीटा या और 2 पाई प्लस माइनस थीटा ऐसा लिखा हो, प्लस माइनस थीटा ऐसा लिखा हो, तो फंक्शन बदलते नहीं है। फंक्शंस डू नॉट चेंज, है ना, फंक्शंस डू नॉट चेंज, फंक्शंस डू नॉट चेंज। सब अपनी सिलेक्शन डायरी में लिखेंगे जिनको इनमें कंफ्यूजन होते हैं। और अगर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में लिखा है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंजेस, फंक्शन चेंजेस। और किस प्रकार से वो चेंजेस होते हैं वो यहां पर मेंशन्ड है ना। जो चेंज होता है फंक्शन में, जो चेंजेस आते हैं, है ना, चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन, तो किस प्रकार से चेंज आते हैं वो मैंने यहां लिख रखा है, वो समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक, इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की बात करते हैं, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव है ना, तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। क्या आंसर आएगा? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, फंक्शन नहीं बदलेगा, केवल प्लस या माइनस साइन आएगा। तो फिर लास्ट टाइम एक बार और, आखिरी चीज, आखिरी बार एक बार और समझ लें कि प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि π/2 3π/2 के प्लस माइनस में लिखा हुआ है या पाई या 2π के प्लस माइनस में लिखा हुआ है। ठीक ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ऐसा है। ठीक, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो ज्यादातर लोगों को याद होते हैं, है ना। कुछ वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पर कुछ फॉर्मूले जो ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में, उनकी अगर बात करें तो साइन ए प्लस बी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ज्यादातर लोगों को याद होते हैं, ज्यादातर लोगों को याद होते हैं। ठीक है ना भाई। एक 2 थीटा डबल एंगल के भी फॉर्मूले, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस, पहले साइन 2 थीटा लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको डबल एंगल हम बोलते हैं। सिमिलरली cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी को cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है ना। सही बात है, ऐसा है। इन डबल एंगल रिजल्ट्स की मदद से हम चाहें तो हाफ एंगल में भी गेम खेल सकते हैं। कैसे गेम खेल सकते हैं? ऐसे गेम खेल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, तो ये जो पहला रिजल्ट लिखा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1, और अब चाहूं तो cos थीटा बाय 2 की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, cos थीटा बाय 2, रटने की जरूरत नहीं है, cos समझ लो, cos थीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं कभी फंस गए अपन, cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो cos 15 तो नहीं आता है अपने को, पर cos 30 तो आता है, cos 30 तो आता है ना भाई। तो थीटा बाई 2 को 15 ले लें तो थीटा 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू तो आती है, तो क्या cos 15 की वैल्यू निकल आएगी? निकल सकती है। ऐसे ही हम हाफ, स्टैंडर्ड एंगल के हाफ जो हैं उनकी वैल्यूज चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुत कम जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही रेयर जरूरत पड़ती है ऐसा कुछ करने की, है ना, पर अगर पड़ जाए तो ये करना पड़ जाता है। अच्छा जी, और देखिए, अच्छा जी, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर एंगल काफी ज्यादा छोटा हो जाए और रेडियन में हो, दो बातें हैं, एंगल रेडियन में हो और एंगल बहुत ज्यादा 1 से छोटा हो। लिखा भी हुआ है देखो कि एंगल रेडियन में होना चाहिए, है ना, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन एंड थीटा मस्ट बी लेस देन 1। तो दो शर्तें हैं, पहली शर्त है कि थीटा शुड बी लेस देन 1, और दूसरी शर्त है, क्या शर्त है, कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ऐसा अगर हो जाए तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लग जाता है। एक्चुअली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब सीरीज होती हैं, एल्जेब्रिक सीरीज हैं, ये एक्सपेंशंस होते हैं इनके। उन सीरीज की मदद से अगर थीटा बहुत छोटा हुआ तो हम हायर पावर वाले टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा हो जाने से एक अप्रोक्सीमेशंस की बात की जा सकती है। हेंस अगर ऐसा हो गया तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, है ना, टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। हेंस बहुत जगह पर फिजिक्स में हम साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस कर देंगे और लॉजिक देंगे कि एंगल बहुत छोटा है, और देखने में ऐसा लगेगा कि हद हो गई, ये क्या कर रहे हो यार ऐसे कैसे कर सकते हो, पर कर सकते हैं। अगर एंगल थीटा छोटा हुआ तो हम साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा भी थीटा जैसा है, टेन थीटा भी थीटा जैसा है, राइट। और भाई cos थीटा की वैल्यू, ऐसी सूरत में cos थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आती है, cos थीटा की वैल्यू 1 के आसपास आती है। ये है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बड़े काम की चीज। अगेन साइन थीटा और cos थीटा की रेंज ये सबको आती है। साइन थीटा -1 से +1 के बीच होता है, cos थीटा भी -1 से +1 के बीच होता है, पर ये चीज बहुत कम लोगों को आती होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि a cos थीटा ±b साइन थीटा की अगर बात करूं तो उसकी भी एक रेंज होती है, -√a² + b² से लेके +√a² + b² तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 cos थीटा -3 साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी, 2 cos थीटा -3 साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी, है ना, तो इसका √a² + b² कितना आ जाएगा, जरा देखो,
तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, रूट 13 हो गया। हेंस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का रूट 13 एंड लेस देन इक्वल टू प्लस का रूट 13। ऐसे यूं ही बैठे बैठे वैल्यूज निकाल दी हमने कि 2 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, डिफरेंट डिफरेंट थीटास तुम डालते जाओ, इनफाइनाइट थीटास डाल सकते हो, पर कभी भी आंसर माइनस रूट 13 से नीचे नहीं आएगा और प्लस रूट 13 से ऊपर नहीं आएगा। तो बहुत ही ज्यादा जादुई और मैजिकल काम करता है ये फॉर्मूला, या कह लीजिए ये रिजल्ट। तो ये बिल्कुल आपकी सिलेक्शन डायरी में और आपके दिमाग में छपना चाहिए। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वगैरह निकालनी हो तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर उसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हुई तो इस कंसेप्ट और इस फंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सॉल्विंग क्वेश्चंस जब करते हैं तब हमें दिखता है। चलो जी, इसके साथ ही हम अब ट्रिग्नोमेट्री से बाहर आ गए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं जो मेन बातें हैं, जो मेन यूजफुल चीजें हैं, जो जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, मैं बस उन्हीं पर बात कर रहा हूं। बाकी तो फिर हजारों चीजें हैं, है ना, पर उनकी उतनी, जैसे ट्रिपल एंगल्स होते हैं ना, साइन 3 वगैरह के एक्सप्रेशन पर यूज नहीं होते हैं कभी भी, तो उनको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेन जो बातें हैं उस पर आ जाएं। ठीक, अगला यूनिट है हमारा एलजेब्रा। तो एलजेब्रा यूनिट की तरफ हम चल रहे हैं। एलजेब्रा में भी कुछ चीजें हैं समझने जैसी, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ी मजेदार सी चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्या तरीका है लिखने का, वो तुम सब अच्छे से जानते हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, या जीरोस को निकालने का क्या तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, तो ज्यादातर केस में तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व होता है। और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं उसको, अगर वो नहीं हो पा रही है तो फिर दूसरा मेथड जो है, दूसरा जो तरीका है, वो इस जनरल सॉल्यूशन जो धराचार्य मेथड से रिजल्ट आता है, इसका आप इस्तेमाल करें, इसका फायदा करें, इसका फायदा उठाएं कि भैया x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। रूट्स को अगर हम x1 x2 बोलें, अल्फा बीटा भी बोल लेते हैं, बहुत सारी जगहों पर अल्फा बीटा भी बोल लेते हैं, है ना। तो रूट्स को x1 x2 बोलें या अल्फा बीटा बोलें, एक ही बात है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है ना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाय ए होती है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए होती है। ठीक, फिजिक्स में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं बहुत आसान होती हैं वो, और ज्यादातर केस में वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाती है। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि अगर आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो ए और सी को आपस में करो मल्टीप्लाई, पहले तो ए और सी को मल्टीप्लाई करो और फिर ए और सी के मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर्स करो। अच्छा, अगर ए और सी का जो प्रोडक्ट है अगर वो पॉजिटिव बना है, तो इसका मतलब है कि हमें ए सी के फैक्टर कुछ ऐसे करने पड़ेंगे कि वो दो फैक्टर आपस में ऐड होकर बी वैल्यू पर आ जाएं। और अगर ए सी का प्रोडक्ट माइनस का साइन ले रहा है, जो तब होगा जब या तो सी नेगेटिव हो ए पॉजिटिव हो, या ए नेगेटिव हो सी पॉजिटिव हो, है ना। अगर AC का प्रोडक्ट माइनस का साइन ले रहा है तो इस माइनस के साइन से क्या पता चलता है कि AC के जो फैक्टर होंगे वो आपस में, हमें ऐसे फैक्टर निकालने होंगे अलग अलग जो सब्ट्रैक्ट होकर B बने। छोटी क्लास में खूब प्रैक्टिस करी इसकी, खूब सिखाया गया, 10th के सिलेबस में खूब है, खूब प्रैक्टिस करके तुम लोग आए हुए हो। ठीक है, चलिए जी, फिर आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, बहुत कम यूज होता है वैसे फिजिक्स में। ठीक है, उसका जनरल फॉर्मेट क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और a प्लस एन माइनस 1d क्या है, nth टर्म है, t nth जिसको हम कह सकते हैं nth टर्म। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अच्छा जी, दूसरा जो फॉर्मूला हमें यहां चाहिए वो है सम ऑफ n टर्म्स, SN, सम ऑफ n टर्म्स, जो कि है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी कैसे निकलता है भाई साहब, डी कैसे निकलता है, तो डी जो है वो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, जैसे T2 माइनस T1 इससे निकल आएगा, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, है ना। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन अगर कर लेंगे तो डी मिलेगा। डी
की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, तो ऑब्वियसली एपी असेंडिंग एपी होगी, दैट मींस वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई तो डिसेंडिंग एपी बनेगी। तो डिसेंडिंग असेंडिंग दो तरह की एपी हो सकती है। अच्छा जी, सिमिलरली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी, ए आर स्क्वायर वगैरह वगैरह। आर क्या है, कॉमन रेशो है, तो इसका भी जो nth टर्म है, टी nth टर्म है, वो क्या है, वो है ए आर टू द पावर n माइनस वन, ए आर टू द पावर n माइनस वन, ये इसका nth टर्म है ना। सम ऑफ n टर्म्स के सम का क्या फॉर्मूला है, तो a इंटू वन माइनस आर की पावर n, a इंटू वन माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। यहां तक समझ में आना चाहिए, सही बात है, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, यहां तक समझ में आना चाहिए। ठीक, अब तीसरी जो चीज है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, और वो ये है, इफ आर इज लेस देन वन, है ना, आर अगर वन से छोटा है, एंड एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इंफिनिटी जा रहे हैं, ऐसी सीरीज को इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट जीपी, ऐसी जीपी को बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हेंस अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और आर का वैल्यू वन से छोटा है, आर का वैल्यू वन से छोटा है, तो ऐसी इनफाइनाइट जीपी का सम, ऐसी इनफाइनाइट जीपी का सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस ऑफ आर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, हमारी फिजिक्स में ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है ना। तो वो आपको ऐसे सवाल दे सकता है जिसमें एक इनफाइनाइट जीपी बन जाए, आर लेस देन वन हो, और आपसे सम वगैरह पूछे, सम निकालने की जरूरत पड़े, तो ये सीधे सीधे इसका इस्तेमाल होएगा, है ना, सीधे सीधे हम इसको यूज करेंगे। चलो जी, उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें बढ़िया तरीके से हम समझ पा रहे हैं। ठीक, फिर अगली चीज है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल का शब्द का मतलब होता है दो, है ना, तो दो नंबर हैं और उनकी कोई पावर चढ़ा दी जाए तो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ए प्लस बी की पावर में चढ़ा दूं कुछ, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। चलो जी, जैसे फॉर एग्जांपल वन प्लस एक्स टू दी पावर एन, है ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। वन प्लस एक्स टू दी पावर एन को अगर मैं खोल देता हूं सीरीज के रूप में, तो मुझे मिलता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है जी, हमें इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, हमें केवल मतलब एक बात से है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, जैसा मैं बताऊंगा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई साहब इफ x इज लेस देन वन, अगर ऐसा हो जाए ये जो x है ये वन से काफी छोटा हो, इफ x इज लेस देन वन, अगर x वन से बहुत छोटा हो जाए, तो हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर वन से बहुत छोटा हो तो उसकी जो हायर पावर है वो और छोटी हो जाती है। जैसे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, और छोटा हो गया। तो अगर x बहुत छोटा है वन से, तो क्या हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करने के बाद क्या हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स टू द पावर n, वन प्लस एक्स टू द पावर n कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज वन प्लस n। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। अगर x बहुत छोटा हो जाए तो वन प्लस एक्स टू दी पावर n वन प्लस एन एक्स बनता है, वन प्लस एक्स टू दी पावर n वन प्लस एन एक्स बनता है। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक, वैसे तो बात इतने से ही पूरी हो जाती है, वन प्लस एक्स टू दी पावर n वन प्लस एन एक्स बनता है, पर स्टिल अगर मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट तरीके से लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वन प्लस एक्स टू दी पावर n इज वन प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना, वन प्लस एक्स टू दी पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, ये तो तुम जान ही रहे हो। वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन माइनस एन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, सही है। फिर देखो वन माइनस एक्स टू द पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन माइनस ऑफ एन एक्स, यहां भी ऐसा हो गया, और वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन प्लस। ठीक, ये चार केसेस इसी से निकलेंगे, चार केसेस बनाए जा सकते हैं, ये चार केसेस लिए जा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात भी हमें
बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है ना। फिर देखो नीचे एक चीज लिखी हुई है 1 + x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 + y टू द पावर m। नीचे में m है, नीचे में m है, ठीक है। तो 1 + y टू द पावर m, तो 1 + x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 + y टू द पावर m को बहुत ही ज्यादा प्यार से लिखा जा सकता है 1 + nx - my। क्या लिखा जा सकता है? 1 + nx - my, 1 + nx - my। कब? जब x और y दोनों ही 1 से छोटे हो। ये भी यूज हो जाता है, ये दोनों यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं, ये दोनों यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं, यूज हो जाते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं लॉगरिथम पर। लॉगरिथम भी थोड़ी सी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट चीज है, और एक्चुअली लॉगरिथम एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशंस को आसान बनाते हैं, इजी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, क्योंकि लॉग एक ऐसा टूल है जो प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है ना, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली कैलकुलेशंस इजी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर पावर चढ़ी हुई है तो पावर को आगे ले आता है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो लॉगरिथम इज बेसिकली द एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड to yield a given number. Logarithm with base 10 are called common and are written with a simple and are written as log log. क्या मतलब है? बेसिकली क्या मतलब है इस बात का? Logarithm is the exponent or power to which a base must be raised to yield a given number, है ना। आप ऐसा देखें, मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है y is equal to a to the power x, y is equal to a to the power x, ठीक है। अब मैं अगर इस इक्वेशन का लॉग ले लूं, लॉग ले लूं, है ना, लॉग किसी बेस पर लिया जाता है ना, किसी बेस पर लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 10 बेस पर ले लें, तो लॉग 10 बेस पर ले लिया मैंने, लॉग 10 y इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया x लॉग 10 a, ये हो गया। तो कैलकुलेशन वाइज इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन बहुत आसान है, यहां a की पावर x चढ़ानी पड़ती, यहां x को log 10 a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ये बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब लॉग की एक विशिष्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सेम बेस पर किसी नंबर का लॉग लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग b पर b की वैल्यू लिखी जाए, तो आंसर हमेशा ही 1 आएगा। क्यों आएगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे कि यहां जो लिखा हुआ है ना, यहां जो लिखा हुआ है, अगर हम इस एक्सप्रेशन से वापस पीछे जाना चाहें, इस एक्सप्रेशन से वापस पीछे जाना चाहें, तो ये x a की पावर में आ जाएगा, y बराबर a की पावर x हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी अगर हम करना चाहें तो क्या ये b बराबर b की पावर 1, b इज इक्वल टू b की पावर 1, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं b इज इक्वल टू b टू द पावर 1, है ना, b इज इक्वल टू b टू द पावर 1, अगर मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं जो कि बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है ना, और अब मैं इसका लॉग ले लूं दोनों तरफ, अगर मैं इसका लॉग ले लूं दोनों तरफ, है ना, तो log b इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग b b, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। तो किसी बेस पर हम लॉग ले सकते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देख लेते हैं, हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। जो मैं भी तुम्हें बता रहा था, सेम बेस पर सेम नंबर का लॉग हमेशा ही 1 होता है, सेम बेस पर सेम नंबर का लॉग हमेशा 1 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल log 10 पर 10 की वैल्यू, log 10 पर 10 की वैल्यू 1 होगी, है ना, log 10 पर 10 की वैल्यू 1 होगी। log बेस e पर e की वैल्यू भी 1 होगी। तो सेम बेस पर सेम नंबर का log 1 होता है, एक बात। दूसरा, अगर कोई दो नंबर है प्रोडक्ट में और अगर हम उनका log ले लें, कोई दो नंबर है प्रोडक्ट में और अगर हम log ले लें, तो क्या हो जाता है? वो log m प्लस log n, दैट मीन्स प्रोडक्ट एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सिमिलरली दो नंबर अगर डिवीजन में है तो डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैलकुलेशंस को आसान करने का तरीका हुआ, कैलकुलेशंस को आसान करने का तरीका हुआ। सिमिलरली log m टू द पावर n, log m टू द पावर n, यहां पावर आएगी n, है ना। log m टू द पावर n की अगर बात की जाए, log m टू द पावर n की बात की जाए, तो क्या वो जो पावर है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, एंड दिस वुड बी इक्वल टू n log m, ये n आगे आ जाएगा, n log m, ठीक। अच्छा जी, फिर बेस ई पर जो लॉग है उनको ऑब्वियसली नेचुरल लॉग बोला जाता है। बेस ई यूलर्स नंबर होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इरेशनल नंबर है वैसे तो 2.7182 वगैरह वगैरह इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूलर्स नंबर है, यूलर्स नंबर है, इरेशनल नंबर है,
और अगर ई बेस पर लॉग लिया जाए तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं और एल एन से डिनोट करते हैं। मतलब क्या, मतलब ये एल ओ जी लॉग ई बेस पर एक्स इज बेसिकली एल एन एक्स। तो जब एल एन लिखते हैं हम लॉग को तो इसका मतलब ये होता है कि बेस ई है। एल एन लिखते हैं तो मतलब ये होता है बेस ई है। ठीक, ठीक है जी, ऐसा है। तो बेस ई है। अब कुछ लॉग की वैल्यूज जैसे लॉग टू, लॉग बेस ई, लॉग ई पर ई का वैल्यू ऑब्वियसली 1 है। किसी भी बेस पर 1 का वैल्यू हमेशा ही 0 आएगा। किसी भी बेस पर लॉग का 1 का वैल्यू हमेशा ही 0 आएगा। अच्छा जी, और चल लेते हैं। तो इसके साथ ही अब हम अलजेब्रा से भी बेसिक बेसिक बातें करके बाहर आ गए हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स कोऑर्डिनेट फंक्शंस एंड ग्राफ। कोऑर्डिनेट फंक्शंस एंड ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक, मैं केवल उन चीजों पर बात कर रहा हूं जो बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना फिजिक्स में काम नहीं चल सकता है। ठीक है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से बता दूं, मैं केवल उन चीजों पर बात कर रहा हूं जिन पर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जरा देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है हमसे। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक यूज क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक यूज है किसी पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस करना या किसी पॉइंट की लोकेशन को समझना। तो टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस वी यूज राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। इसको राइट हैंडेड क्यों कहते हैं? राइट हैंडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट है आई क्रॉस जे बराबर के, वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं आई क्रॉस जे बराबर के, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। दैट मीन्स किन्हीं भी दो डायरेक्शन में अगर मैं एक्सिस ले लूं, कोई भी एक्सिस किन्हीं दो डायरेक्शन में ले लूं, तो तीसरा एक्सिस ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। मैं ये थोड़ा सा समझा दूंगा, है ना। तो वेक्टर चैप्टर में हम अच्छे से जानते हैं कि आई जे और के, अगर हम ऐसा लिखें, आई जे और के ऐसा लिखें और इस सेंस में चलें तो आंसर पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स आई क्रॉस जे, के जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। ठीक, अच्छा जी, अब मेरी बात समझना। मान लेते हैं, जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं, मान लेते हैं कि मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल दे रहा हूं और इस डायरेक्शन को जेड एक्सिस बोल दे रहा हूं, है ना। तो मान लेते हैं ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अब आपको ये बताना है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर होगी, बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। तो ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दो एक्सिस तो हम अपने मन से डिफाइन कर सकते हैं, तीसरा एक्सिस इस रूल से आता है। जो तीसरा एक्सिस है वो इस रूल से आता है कि के क्रॉस आई करेंगे तो जे आना चाहिए, के क्रॉस आई करेंगे तो के और आई ये है। तो जब हम के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आना चाहिए। दैट मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस बोर्ड के अंदर जाएगी। पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस इज इनसाइड, बाहर नहीं होगी, इज इनसाइड द बोर्ड। पॉजिटिव वाई एक्सिस इज इनसाइड, पॉजिटिव वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द बोर्ड। समझ गए? इसीलिए उसको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। स्टैंडर्ड जो तरीका है दिखाने का वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो स्टैंडर्ड तरीका जो है वो ये है कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और बाहर जो निकलेगा दैट इज जेड एक्सिस। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली ये वाली साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया और ये वाली साइड नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। दिखा देते हैं भैया, बुरा मान जाएगा इसीलिए दिखा देते हैं। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया ये वाली साइड और ये वाली साइड नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस कहां है? पॉजिटिव जेड एक्सिस बोर्ड से बाहर की तरफ है। लिख दे रहा हूं मैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस इज आउटवर्ड, इज आउटवर्ड। पॉजिटिव जेड एक्सिस इज बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमेशा रेफर करते हैं, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफर करते हैं। ठीक, और इसकी मदद से किसी पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से एक्स यूनिट एक्स के पैरेलल चलो और वाई यूनिट वाई के पैरेलल चलो तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर पॉइंट है तो लॉजिक सेम है, कोई फर्क नहीं है, लॉजिक एकदम सेम है। तो लोकेट करना हो पॉइंट तो इस तरह से लोकेट किया जाता है। अच्छा जी, फिर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलता है, जो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो बहुत मजे से आप ये डिस्टेंस फॉर्मूले से वो डिस्टेंस बड़े ही प्रेम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ठीक, ये तो हो गए बेसिक बेसिक कोऑर्डिनेट पर बातें। अब इसी से संबंधित हम ऐसा कह सकते हैं कि y और x के बीच का जो संबंध है ना, y और x के बीच का संबंध समझ रहे हो? दो वेरिएबल हैं, x और y करके दो वेरिएबल हैं।
x और y करके दो वेरिएबल हैं। अगर मैं वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में रखूं, ऐसे अगर मैं y वेरिएबल को x के टर्म्स में रखूं, है ना, तो इसको कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। और ग्राफ क्या चीज है? इसी फंक्शन का अगर एक चित्र बना लिया जाए, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, तो उसको ग्राफ कहते हैं। तो फंक्शन समझ में आया? फंक्शन इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन का मतलब है मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। और इसी चीज को अगर मैं एक ग्राफ में प्लॉट कर दूं, इसी रिलेशनशिप को अगर मैं ऐसे ग्राफ खींच दूं, है ना, ऐसे ग्राफ खींच दूं और ग्राफ में y और x के बीच में ग्राफ बना दूं, y और x के बीच में ग्राफ बना दूं, कैसा भी ग्राफ आए वो ग्राफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जो भी ये रिलेशनशिप होगा उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आ जाएगा। अब हम जानते हैं रिलेशनशिप अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये मैथमेटिकल फंक्शन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, है ना, करेक्ट है। तो फंक्शन क्या है? y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, जो अभी मैंने समझाया वही चीज है, ठीक। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो फंक्शन है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे तरह के फंक्शन हो सकते हैं, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रेट लाइन फंक्शन या लीनियर फंक्शन। स्ट्रेट लाइन फंक्शन या लीनियर फंक्शन, जिसमें से पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसको अपन बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या पहचान है लीनियर फंक्शन की? तो लीनियर फंक्शन की ये पहचान है कि y और x दोनों की जो पावर है वो 1 होती है। जैसे y बराबर mx प्लस c में देखो, y की पावर कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? 1, है ना। ये लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, इसको मन में अच्छे से बिठा लीजिए। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ आ रहा है तो दो चीजें हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका स्लोप और दूसरा y इंटरसेप्ट, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में m क्या है? इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो m है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो c है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि हमारे ग्राफ ने y एक्सिस को किस जगह पर काटा है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो स्लोप बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। और y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कहां कट करेगा उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब डिफरेंट m और c की वैल्यूज पर हम डिफरेंट तरह के ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इमेजिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस चित्र में कुछ एग्जांपल है। इस चित्र में एक स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, जो मैं येलो कलर से उसको शेड कर दे रहा हूं। ऐसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका y इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये सबको दिखाई दे रहा है। और स्लोप को समझने के लिए x एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बन रहा है उसको देखो। एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बन रहा है इसको देखो, इस एंगल थीटा को देखो। अगर ये एंगल थीटा एक्यूट है तो इसका टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। हेंस स्लोप ये जो एंगल मैंने अभी दिखाया इसका टेन थीटा होता है। और चूंकि टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड में नेगेटिव होता है, तो जब तक ये एक्यूट एंगल है स्लोप पॉजिटिव आएगा। जब तक एक एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे सामने एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है, और स्लोप पॉजिटिव है। देखो, तो स्लोप पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट 0, स्लोप पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट 0। अगला देखो, स्लोप पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये अभी भी एक्यूट है, ये एंगल अभी भी एक्यूट है, तो स्लोप हो गया पॉजिटिव। और यहां y एक्सिस को पॉजिटिव y साइड में काटा है तो y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव बना। और देखो, अगर मान लेते हैं ऐसी होती है कोई स्ट्रेट लाइन, तो काट रही है, यहां काट रही है, तो y इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव हो गया, पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना। तो स्लोप हो गया नेगेटिव और y इंटरसेप्ट c हो गया पॉजिटिव। स्लोप हो गया नेगेटिव और y इंटरसेप्ट c हो गया पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? थीटा ग्रेटर देन 90 है, गलत साइन बना रखा है यहाँ, थीटा 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 आएगा। ठीक है भाई साहब,
ठीक, तो ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन फंक्शंस की इमेजिनेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ज्यादातर केस में हमको जो फंक्शंस और ग्राफ का एनालिसिस करना होता है फिजिक्स में, वो या तो स्ट्रेट लाइन होता है या पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक और पैराबोलिक एक ही चीज है। तो स्ट्रेट लाइन अभी अभी हमने कवर किया। दूसरी जो चीज है वो है क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक। ये किस टाइप का फंक्शन होता है? ये इस टाइप का फंक्शन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होता है, यू शेप्ड दिखता है। और क्या होता है? पैराबोलिक होता है। यू शेप्ड दिखता है और पैराबोलिक होता है ना। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, है ना, y बराबर ए एक्स स्क्वायर। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि 4 तरह के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 तरह के पैराबोला हो सकते हैं स्टैंडर्ड। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। उस तरफ जो लिखा हुआ है वहां पैराबोला यू शेप्ड है, तो पैराबोला का मुंह जो है वो उस तरफ जो लिखा हुआ उस तरफ खुलता है। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4a को मैं पॉजिटिव मानकर चल रहा हूं, 4a दैट मींस a को तो पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं, a इज ग्रेटर देन 0 मानकर चल रहे हैं। हेंस ये जो पैराबोला ये किधर इसका मुंह खुला होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये पैराबोला का मुंह किधर खुला होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दैट मींस ये पैराबोला ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ये वाला पैराबोला ऐसा होगा। जबकि ये वाला पैराबोला का मुंह किधर खिला होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये पैराबोला कुछ इस प्रकार का शेप जो है वो ऐसी बनेगी। समझ में आनी चाहिए बात। ये वाला पैराबोला का मुंह किधर होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। दैट मींस अपवर्ड पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा, और ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा, है ना, जिसको और चित्र बना के मैं दिखा रहा हूं। जैसे x बराबर के वाई स्क्वायर, उसमें अगर k पॉजिटिव है तो इट इज बेसिकली वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, विच इज बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओरिजिन से पास होगा, ऐसी पैराबोलिक शेप आएगी। ठीक, अच्छा जी, k अगर नेगेटिव हो गया, तो इट इज बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा पैराबोला का। सिमिलरली y बराबर के एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव y एक्सिस में इसका मुंह खुला होगा ऐसे पैराबोला का, पॉजिटिव y एक्सिस में। और y बराबर के एक्स स्क्वायर में अगर k नेगेटिव हो गया, दैट मींस एक्स स्क्वायर बराबर -4ay हो गया, तो इसका मुंह नेगेटिव y एक्सिस में, पैराबोला का जो मुंह है वो नेगेटिव y एक्सिस में ओपन अप होगा। समझ में आ जानी चाहिए। केवल स्टैंडर्ड इक्वेशंस और स्टैंडर्ड शेप ग्राफ की, बस इतना ही दिमाग में रखना है और कुछ भी नहीं रखना है, बाकी कुछ भी नहीं रखना है। अच्छा जी, और आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस ए है। तो एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये रहा ओरिजिन, और जिसका रेडियस ए है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला इज बेसिकली एक ऐसा सर्किल जिसको दबा दिया गया हो, अंडाकार, एक ऐसा सर्किल जिसको कंप्रेस कर दिया गया हो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इसमें ए जो है वो है सेमी मेजर एक्सेस, ये पूरी चीज को बोलेंगे मेजर एक्सेस और ए उसका आधा है। ऐसे ही इस पूरी चीज को बोलेंगे माइनर एक्सेस और बी उसका आधा है। तो ए है सेमी मेजर एक्सेस और बी है सेमी माइनर एक्सेस। फिर एक और ग्राफ आजकल बहुत मार्केट में घूम रहा है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ जो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है। सोचो अगर एक्स वाई कांस्टेंट है ना, तो अगर एक्स बहुत बड़ा हुआ तो वाई को छोटा होना पड़ेगा, और अगर वाई बहुत बड़ा हुआ तो एक्स को छोटा होना पड़ेगा। शक्ल ऐसी आएगी, कुछ इस तरह की शेप आएगी, है ना, इस तरह की शक्ल आएगी। फिर हमारे साइन के फंक्शंस और साइन स्क्वायर के फंक्शंस उनको देख लीजिए। तो साइन का जो फंक्शन है, सिनुसॉइडल जो फंक्शन है ना, साइन का जो फंक्शन है, तो y बराबर a sin x का जो ग्राफ है, y बराबर a sin x का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तुम अच्छे से जानते हो इसको सिनुसॉइडल शेप बोलते हैं, ऐसा आ रहा है ना। और वहीं अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, साइन का स्क्वायर कर दूं, तो अब केवल पॉजिटिव y ही मिलेगा, तो ये नीचे वाली चीज भी ऊपर आ जाएगी, ये नीचे वाली चीज भी ऊपर आ जाएगी, और जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये किसका ग्राफ खींचा मैंने? साइन स्क्वायर एक्स का, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सिमिलरली
cos x का जो ग्राफ है वो हम जानते हैं cos 0 1 होता है, तो वो अपने हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू से चलता है और अकॉर्डिंगली ग्राफ बनता है, ये बना। और अब हम इसका भी अगर स्क्वायर कर दें, y बराबर a cos स्क्वायर x लिखें तो ये चीज ऊपर आ जाएगी। तो देखो ग्राफ की जो शक्ल है वो ग्राफ की शक्ल कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। तो बस ये शक्लें, ये शेप हमारे दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए, बस ये शक्लें हमारे दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। y इज इक्वल टू a e की पावर x या e की पावर x, ऐसे जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, e की पावर में है x, e और बढ़ता जाएगा, तो क्या ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आ रही है जैसा कि तुम देख रहे हो। और क्या इसको एक्सपोनेंशियल राइज कहते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को एक्सपोनेंशियल राइज, मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, है ना। जैसे इन लेक्चर्स को देखने के बाद तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक एक्सपोनेंशियल राइज होगा, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक एक्सपोनेंशियल राइज होगा। और ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉल भी हो सकता है। ये रहा एक्सपोनेंशियल फॉल, ऐसे गिर रहा है नीचे, ये एक्सपोनेंशियल फॉल है भाई, ठीक। चलिए जी, तो ये बेसिक ग्राफ के आइडिया, ये ग्राफ हमें काइनेमेटिक्स में भी काम आने वाले हैं, इनकी जो बेसिक शेप्स हैं वो हमें काम आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो जी, अब इससे भी बाहर हम आ गए हैं और डिफरेंशिएशन जो हमारा सेकंड लास्ट एरिया है वहां तक पहुंच गए हैं। आइए जरा देखें डिफरेंशिएशन कितना खुश हो रहा है बच्चा कि अब आई है मुद्दे की बात, अब आई है मुद्दे की बात, ठीक। तो कहानी क्या है डिफरेंशिएशन की, तो अगर कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, है ना, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, सही है, और अगर मैं इस फंक्शन को x में डिफरेंशिएट करूं तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। यहाँ एफ डैश का क्या मतलब है, एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव, जिसको एक पर्टिकुलर तरीके से समझा जाएगा और समझाया जाएगा। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। और एफ एक्स से एफ डैश एक्स हो गया, मतलब फंक्शन ही डिफरेंशिएट करने पर फंक्शन ही बदल जा रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p x, y और tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। इसको थोड़ा समझिए, अगर हम ग्राफ पर कोई पॉइंट ले लें p, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो dy बाई dx के बराबर होगा, है ना। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, है ना, या स्लोप जो होगा, स्लोप कह लो, तो स्लोप को निकालने का एक बेजोड़ तरीका हाथ लग गया, है ना। तो स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अच्छा जी, फिर इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम मैक्सिमा और मिनिमा, दो बड़ी पावरफुल चीजें हैं फिजिक्स में, इनका बड़ा अच्छा यूज होता है, की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मान लेते हैं ग्राफ का जो शक्ल है, ग्राफ की जो शेप और साइज है वो मान लेते हैं इस तरह से कुछ है, ग्राफ की शेप साइज कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसा है। तो क्या हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये फंक्शन अपनी नेबरहुड में सबसे ज्यादा वैल्यू ले रहा है ना, जैसे कि ये पॉइंट, और एक पॉइंट ऐसा है जो अपने नेबरहुड में सबसे कम वैल्यू ले रहा है, जो कि ये पॉइंट है ना। फिर सी पॉइंट पर एक तरह का मैक्सिमा बन रहा है, वो अपने नेबरहुड से ज्यादा वैल्यू ले रहा है, तो मैक्सिमा बन रहा है ना। हेंस मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऐसा बनता जाएगा। एक चीज जो देखने की है वो ये है कि चूंकि dy बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस मैक्सिमा या मिनिमा कहीं पर भी अगर हम स्लोप निकालने की कोशिश करें तो स्लोप क्या आ रहा है, जीरो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, फर्स्ट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड कि मैक्सिमा और मिनिमा जहां भी बनेगा वहां dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, चाहे मैक्सिमा बने चाहे मिनिमा बने, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी फॉर ईदर मैक्सिमा और मिनिमा और न्यूट्रल पॉइंट, फॉर ईदर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए ही dy बाई डी एक्स जीरो होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का है, वो हमें पता चलेगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, है ना। हमें पता चलेगा d2y बाई डी एक्स टू से, हेंस एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो d2y बाई डी एक्स टू, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो d2y बाई डी एक्स टू इज बेसिकली स्लोप के बदलने का रेट या स्लोप के बदलने का तरीका। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है ना।
हेंस मैक्सिमा तब बनेगा जब d2y by dx2 इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव हो गया। अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा हमें? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मिलेगा हमें? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वहीं अगर d2y by dx2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, वहीं अगर d2y by dx2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्या मिलेगा भाई? पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। ठीक, ऐसा है। वो सब बातें जो मैंने अभी तुम्हें बताई, वो सब बातें यहां पर इसने लिख दी हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड टेस्ट की बात भी कर रहा है, वो मैंने अभी अभी आपको समझा दी है। ठीक, अच्छा जी, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि कुछ थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन पर जो हमें पता होनी चाहिए, उनको देखें। डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। अच्छा, कोई कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो वो ऐसे ही रह जाएगा, y बराबर सी यू डी वाई बाई डी एक्स सी डी यू बाई डी एक्स, वो ऐसे ही रह जाएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन में हो तो या डिवीजन में हो तो। अच्छा जी, अगर y है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, देन dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। दैट मीन्स एल्जेब्रिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एकदम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं यूवी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर y का अगर फंक्शन का वैल्यू है u इंटू वी, फंक्शन का क्या वैल्यू है? फंक्शन का वैल्यू है u इंटू वी, है ना, u इंटू वी, तो जो डिफरेंशिएशन है वो होगा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। अच्छा जी, अभी एक और चीज समझ लो, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डैश लगाकर। एक तरीका है डैश लगाकर, एक डैश लगा दें तो उसका मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश क्या है सर? ये एफ डैश एक तरह का सिंबल है जो हमें ये याद दिलाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया है इसका। सिमिलरली अगर d2y बाई डी एक्स टू कर दें, d2y बाई डी एक्स टू, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश, है ना, सही है। d2y बाई डी एक्स टू कर दें तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ये मैंने क्यों किया? ये इसलिए किया सो दैट ये बहुत आसानी से हम अपने दिमाग में बिठा सकें। क्या बिठा सकें? ये बिठा सकें कि अगर y u इंटू वी था तो y डैश वुड बी इक्वल टू u डैश v प्लस v डैश u। एंड सिमिलरली अगला वाला पॉइंट भी कवर कर लेंगे, कि अगर y u बाई वी था, इसको u बाई वी मेथड भी बोल लेते हैं, अगर y u बाई वी था, है ना, तो देन y डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर u डैश v माइनस v डैश u। ठीक, ये सब फॉर्मूले तुम अच्छे से जानते हो और समझते हो। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन रहेगा कि अगर y x की पावर n है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी n x टू द पावर n माइनस 1। दैट मीन्स वो पावर आगे आ जाएगी और एक से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। अच्छा जी, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, इनका कोई तोड़ नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, का डिफरेंशिएशन है साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, इनको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और e की पावर x का e की पावर x। टोटल मिला के कितने हो गए? 8। ये 8 रिजल्ट आप अपनी बढ़िया सिलेक्शन डायरी में लिखें, रोज रिवाइज करें, है ना, रोज रिवाइज करेंगे तो ही याद हो पाएंगे। जब तक ये याद नहीं होंगे सवाल नहीं बन पाएंगे बाबा, जब तक ये नहीं याद होंगे हम सवाल नहीं कर पाएंगे। अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी यूनिट में, इंटीग्रेशन, लास्ट यूनिट पर आ गए हैं, इंटीग्रेशन, राइट। तो चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि इंटीग्रेशन पर पहुंच जाए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इन्वेंशन किसने किया था? न्यूटन भाई साहब ने किया था। उनको जरूरत पड़ी, है ना, उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको समझ में आया कि अभी तो मैथ्स में ही इन्वेंशन नहीं हुए, तो पहले इन्वेंशन तो मैथ्स में करने पड़ेंगे। तो इस वजह से उन्होंने मैथ्स में पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद फिजिक्स में आगे काम किया। इंटीग्रेशन काफी ज्यादा आसान चीज है क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक रिवर्स प्रोसेस है ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ये डिफरेंशिएशन का कैसा प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है। देखना कैसे, अगर y है एफ एक्स,
y है अगर fx, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं dx को वहां ले जाऊं तो dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स dx, और अब तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर पता है क्या मिल जाएगा तुम्हें, एफ डैश एक्स dx का इंटीग्रल एफ एक्स होगा। एफ डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। एफ डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को अगर इंटीग्रेट करते हो तो फंक्शन वापस मिल जाएगा। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को अगर इंटीग्रेट करते हो तो फंक्शन वापस मिल जाएगा। इस तरह का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब हम प्रॉपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक। अच्छा जी, यहां पर भी कुछ नियम कायदे कानून है, देखें जरा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज एक्स प्लस सी लगा दिया है सो दैट तुम समझ सको कि कांस्टेंट का टर्म भी आता है। ए डी एक्स इज ए एक्स, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस अ कांस्टेंट, सही है। साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना। साइन एक्स का नहीं, सॉरी, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सही है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, 1/x dx का log x, e टू द पावर x dx का e टू द पावर x। ये सारे रिजल्ट हमें बाय हार्ट याद करने होंगे, तब जाके ऑब्वियसली सवाल बनेंगे, ठीक। वो जो हम पीछे कर रहे थे वो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अब जो हम कर रहे हैं दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में और इंडेफिनेट में फर्क क्या है, देखो एफ डैश एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया, लिमिट आ गई, एफ एक्स आ गया, वैल्यू एफ एक्स आ गई, और लिमिट लगानी है ए से बी। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे फंक्शन में, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ऐसे, एफ वी माइनस ऑफ एफ ए, और ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। हैंस डेफिनेट इंटीग्रेशन हम जब भी यूज करेंगे हमें लिमिट्स लगानी होंगी। इनफैक्ट फिजिक्स में इनडेफिनेट का कोई खास यूज नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही यूज है, क्योंकि उसको थोड़ा सा समझा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसने y बराबर एफ एक्स करके कोई कर्व बनाया, y बराबर एफ एक्स करके कोई कर्व बनाया, और अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों लाइंस के बीच ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया मुझे मिल जाए ऐसा, जो कि मिल सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप मानते हैं। तो मान लेते हैं यहां से x पर dx थिकनेस की एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहां से x डिस्टेंस की dx स्ट्रिप, x डिस्टेंस की dx स्ट्रिप लेता है। उस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, y dx, ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है क्या हो जाएगा, y dx। और ऐसे ही सारे एरियाज को जोड़ लेने का मतलब इंटीग्रेट कर लें, कहां से कहां तक, फ्रॉम a टू b, x बराबर a से x बराबर b तक। तो क्या ये इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इसमें फिर लिमिट वगैरह भी लगानी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा इजी है, सबको आता है, मुझे अच्छे से पता है, सबको आता है, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, फिर दूसरा जो यूज है इंटीग्रेशन का वो है एवरेज वैल्यूज निकालने के लिए। एवरेज वैल्यूज निकालने के लिए तो हम किसी चीज का एवरेज अगर निकालना हो तो भी इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है, समय के साथ बदल रहा है, और हम एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना चाहते हैं, सपोज, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना चाहते हैं, तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू एफ टी डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना। जहां से जहां तक के लिए, जितने से जितने टाइम के लिए लिमिट निकालनी है उसको निकाला जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात है, करेक्ट है, ऐसा है, ठीक है ना भाई, ठीक है जी, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा हम हाँ ये सब हो गया, ये सब हमने देख ही लिया है, बिल्कुल सही बात है ना। ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स 1/x dx log x e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें देखने और समझने होंगे। चलो जी, इसके साथ ही हमने इंटीग्रेशन पर भी सब बातें कर ली हैं, और अब हम इन दी एंड बात करने वाले हैं कि ये सब जो झोल झमेला हमने पढ़ लिया और देख लिया और समझ लिया है, इसका फिजिक्स में यूज क्या होगा। तो फिजिक्स में भाई साहब बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि फिजिक्स में
बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी डेफिनेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, उनको अगर निकालना हो तो निकालना पड़ेगा। फिर स्लोप, जगह जगह पर स्लोप है, कहीं एरिया है, उसकी जरूरत पड़ती है, उसको निकालना हो तो भी हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। और इन जनरल जब हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं, कोई सवाल जब हमें मिलता है उसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व तो मैथ से ही करेंगे ना यार। तो सवाल को सॉल्व करते समय भी मैथ्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। शुरू शुरू की जो काइनेमेटिक्स है अगर हम उसकी बात करें, तो शुरू शुरू की काइनेमेटिक्स में है ना, वेलोसिटीज वगैरह वगैरह की डेफिनेशन में सब ये डिफरेंशिएशन वगैरह इन्वॉल्व है। तो हम अच्छे से समझते हैं कि वेलोसिटी v ds बाई dt जैसा है। हेंस मैं आपको सवाल दे सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, और आप बताइए वेलोसिटी क्या है। dr बाई dt भी है, r क्या है, पोजीशन वेक्टर, dr बाई dt भी है। एक्सेलरेशन dv बाई dt है, एक्सेलरेशन dv बाई dt है। इसी dv बाई dt को हम vdv बाई ds भी लिख सकते हैं, vdv बाय ds भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर जो फोर्स है वो dp बाई dt है। फोर्स क्या है, dp बाई dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है, F इज इक्वल टू dp बाई dt है। ठीक है। अच्छा, dt को अगर हम इधर ले जाएं तो f dt का इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ dp, f dt का इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ dp, है ना। और इसको इंपल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंपल्स। तो ऐसे करके इंपल्स वगैरह निकालना हो तो भी हमें एरिया अंडर ग्राफ वगैरह निकालना पड़ सकता है, जगह जगह पर निकालना पड़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं फिजिक्स में जहां पर हमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना होगा। आइए कुछ क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन जरा देखें, आए हुए क्वेश्चन जरा देखें तो समझें कि क्या कहानी बनेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस टाइम घड़ी बज चुकी है, प्रैक्टिस टाइम हो चुका है हमारा। आओ जरा देखें, तो मैं साइड हो जाऊंगा, तुम फटाफट से सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक, वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं वापस आ जा रहा हूं। तो क्या कहता है, पार्टिकल की पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t, है ना। -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t पार्टिकल की पोजीशन है। ठीक, पूछता क्या है, वेलोसिटी पूछता है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो एक बार डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी निकाल लें, तो वेलोसिटी हो जाएगी कितना, -9t² प्लस 36t प्लस 16, है ना। फिर एक्सेलरेशन एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, तो -18t प्लस 36, ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 किस समय पर हो रहा होगा, t बराबर 2 पर, साफ दिखाई दे रहा है ना। तो एट t इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन तो 0 है, और उस समय वेलोसिटी क्या है, वही पूछा है क्वेश्चन है ना। एट t इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन 0, देयरफॉर वेलोसिटी v उस समय हो जाएगा, t बराबर 2 की वैल्यू यहां रख दूं मैं सब जगह पर, है ना। तो -9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू 2 और प्लस 16, है ना। सही है, सही है भाई, ऐसा है। तो ये हो जाएगा कितना, -36, एक 36 इससे चला जाएगा, तो एक 36 बचा और 16 बचा, एक 36 बचा और 16 बचा, है ना भाई। तो दोनों को जोड़ लेंगे और आंसर बता देंगे, जो कि आ जाएगा कितना, 52। ठीक, तो आंसर आ जाएगा हमारा 52 मीटर पर सेकेंड, 52 मीटर पर। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना। 2024 का एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म सवाल है, एकदम ताजा ताजा सवाल है। इस तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं क्या सर, इतने ज्यादा आसान, इतनी ज्यादा आसान। तुम देख लो, फिर देख लो 2024 का एक सवाल क्या कहता है हमसे, particle moves in a straight line so that its displacement x at any time t is given by x square is equal to 1 plus t square. Its acceleration at any time t is x to the power minus n where n is equal to। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, तो आइए जरा देखें। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर करके उसने इक्वेशन दी हुई है, और हमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो ऑब्वियसली हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो 2x और dx बाई dt, जिसको मैं v बोलूंगा, इज इक्वल टू उधर आ जाएगा 2t। हेंस v का एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू t बाई एक्स, एक चीज आ गई, v इज इक्वल टू t बाई एक्स, एक चीज आ गई। ठीक है भाई, इसको एक बार और अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, 2 तो कट जाएगा दोनों तरफ से, 2 को काट देते हैं, तो 2 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये यूवी मेथड से डिफरेंशिएट होगा। x का डिफरेंशिएशन जो कि है v, तो v इंटू वी, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस x इंटू इस v का डिफरेंशिएशन जो कि एक्सेलरेशन है, जो कि हमें निकालना भी है,
इज इक्वल टू उस तरफ में 1, क्योंकि हम टाइम में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। हेंस हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और v का क्या वैल्यू था, t बाय x, यहां रख देते हैं t बाय x, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ t स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर में x स्क्वायर, ये दिस इज फर्दर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 3 नीचे में, और x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहां से क्या हमें दिख रहा है कि x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो क्या ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू दी पावर 3, दैट मीन्स एक्सेलरेशन x टू दी पावर -3 पर डिपेंडेंट है ना, -3 पर डिपेंडेंट है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, n की वैल्यू आ जाएगी 3, सही है, बिल्कुल सही, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या इसी तरह के आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं क्या सर, बिल्कुल पूछे जाते हैं। फिर देखो 2023 क्या कहता है, पोजीशन इज गिवन बाय 4t स्क्वायर, तो वेलोसिटी बता दो 5 सेकंड पर। क्या करना है, केवल डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेना है। कर लोगे अपने आप, बिल्कुल कर लोगे, होमवर्क में दे दे रहा हूं, कर लेना। आंसर है 1, मैच करा लेना, बहुत ईजी है। अगला देखो, फिर 2023 का ही डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है और आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो 5 सेकंड पर। आपे करेंगे, आपे करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना, अपने आप करेंगे। आंसर क्या है, आंसर है 4, मैच कराएंगे। अच्छा जी, फिर देखिए, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। फिर वही करना, स्ट्रेट डिफरेंशिएट करके टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना, डिफरेंशिएट करके टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक, करेक्ट है, ऐसा कर लेना है। आंसर कितना 3, आंसर कितना 3, ओके भाई। और देखो, अब देखो जरा इक्का दुक्का ग्राफ के सवाल देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन दिस फिगर, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 से 10 सेकंड्स। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और 0 टाइम से 10 सेकंड्स के बीच की बात हो रही है। और ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं, और एरिया साइन के साथ होता है, ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाले एरिया नेगेटिव है। अगर हम विद साइन पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए अगर एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और विदाउट साइन जोड़ लेते हैं तो डिस्टेंस मिलता है। उसने पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा कि ये जो एरियाज हैं उनकी वैल्यू को समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, दिस इज 2, दिस इज 8, 8 2 16, तो ये हो गया प्लस का 16। ये देखो कितना हो गया दिस इज 4 एंड दिस इज 2, तो ये हो गया माइनस का 8। फिर ये देखो कितना है, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, तो 4 4 जा 16, ये भी हो गया प्लस का 16। ये देखो कितना है, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, 4 2 जा 8, मतलब -8। तो अगर मैं विद साइन जोड़ता हूं तो केवल प्लस 16 रह जाएगा मेरे पास, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा कितना, 16, और डिस्टेंस जब जोड़ेंगे तो विद साइन जो मतलब विदाउट साइन सबको जोड़ेंगे तो 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8, है ना, 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8। एंस जो डिस्टेंस है दैट इज 16 इंटू 3। देखो ध्यान से, डिस्टेंस जो है दैट इज 16 इंटू 3। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस 1:3, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कितना, 1:3 आंसर आता हुआ हमें दिखाई देगा, 1:3 आंसर आता हुआ दिखाई देगा। इजी, एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम आसान। और देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बाइसिकल इज एज शोन, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द बाइसिकल मोशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है भाई साहब, तो देखते हैं इस वाले पोर्शन में, देखते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। क्या देख रहे हैं हम कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या dv/dx यहां कांस्टेंट है और फिर यहां वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो 200 से 400 के बीच एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, 200 से 400 के बीच एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक। अच्छा जी, अब 0 से 200 के बीच की अगर बात करें तो 0 से 200 के बीच वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है पर dv/dx कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन v dv/ds होता है। तो क्या एक्सेलरेशन को v dv/ds
dx लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो चूंकि dv बाई dx कांस्टेंट है, हम 0 से 200 की बात कर रहे हैं, dv बाई dx कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया v के, और इस रीजन में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो क्या एक्सेलरेशन सीधे सीधे x के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना। आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया फोर्थ, आंसर हो गया फोर्थ। बहुत ज्यादा आसान, बहुत 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 आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का a वर्सेस x का ग्राफ पूछा है ना। क्या तुम देख रहे हो वो एकदम स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, एकदम स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन फंक्शन है। हेंस अगर मैं इस फंक्शन से, इस फंक्शन की मदद से v एज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखना चाहूं, है ना, तो इसका जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा? माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट। ये है फंक्शन v एज ए फंक्शन ऑफ x, ये है। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो टाइम में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, टाइम में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी विच इज v प्लस 0। और v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के मैं अगर यहां रख दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा लेते हैं, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। तो देखो क्या एक्सेलरेशन x पर लीनियर है with a positive slope and a negative y-intercept, with a positive slope and a negative y-intercept, positive slope and a negative y-intercept, positive slope and a negative y-intercept। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया, बढ़िया प्रश्न है। चलो जी, ये होमवर्क में आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, अभी हमने किया ही था एरिया निकालने वाला, तो ये आप होमवर्क में अपने आप करेंगे। राइट आंसर है 1, ठीक, 2020 का प्रश्न है, क्वेश्चन है, राइट आंसर है 1। अब तुम्हें होमवर्क में क्या करना है? तुम्हें होमवर्क में क्या करना है? हर बार पूरा एपिसोड देखने के बाद आपको इस पूरी चीज को सिलेक्शन डायरी में अच्छे से नोट करना है और फिर पीवाईक्यू ट्राई करना है। समझ में आ जा रहा है? तो जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने आज की क्लास में बात करी है, उन सब चीजों का सार समरी सिलेक्शन डायरी में नोट करना है ना, और फिर पीवाईक्यूज को ट्राई करना है। तो नोट ऑल concept and formulae, note all concept and formulas and formulas in selection diary, है ना। सिलेक्शन डायरी में सबको नोट करो अच्छे से। दूसरा काम क्या करना है? सॉल्व पीवाईक्यू, थोड़े से पीवाईक्यू ऑल कर लो तो हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट पीवाईक्यू मैथमेटिकल टूल्स पर कोई डायरेक्ट पीवाईक्यू है नहीं कहीं भी, थोड़े बहुत जो भी हैं वो मैंने सब करा दिए हैं, है ना। अब क्वेश्चंस के थ्रू, जब क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस के थ्रू इसका एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है भाई, तो बहुत 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 धन्यवाद इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए। बड़ी मेहनत लगती है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, क्योंकि हमारी अपनी जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस वो तो है ही हैं पूरी, उनके अलावा फिर ये इसको प्रिपरेशन करना, बैक हैंड पर बहुत सारा काम रहता है, फिर उसके बाद शूट करना और फिर तुम तक पहुंचाना। तो इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा तभी होगा जब तुम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, जो कि मुझे पता है कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे सभी क्यूटी पाइज इसका अच्छे से यूज और अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, जीवन में सक्सेसफुल होते रहें, है ना। वो होंगे कोई और जिनको अपनी किस्मत पर रोना आता है, हमको तो अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिखना आता है। ये जोश और ये जुनून और ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो तेरी असली उड़ान बाकी है, अभी तो तेरी असली उड़ान बाकी है, अभी तो तेरी असली उड़ान बाकी है। अभी अभी लांगा है तूने समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है ना। अभी तो इस पक्षी की असली परवाज बाकी है। अभी लांगा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अपनी स्पिरिट्स को हेल्ड हाई रखें, अपने मोटिवेशन को बूस्ट अप रखें और इसी प्रकार से मेहनत करते रहें।
मेहनत करते रहें और सफल हो जाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो सब बच्चे, मेरे पूरे नेशनल लेवल पर मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने आंखों में सपना देखा है, जो मेहनत भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग्स में, उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचने की शक्ति दे। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं मनीष शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद और साइन ऑफ करता हूं, टाटा बाय बाय करता हूं। बहुत ही जल्दी फिर हम दोबारा अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।